बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD और मैं हूं तनसीर ज़ैद। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तलबा का एहतजाज रंग लाएगा या नहीं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात का मामले पर बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक हतमी फैसला होगा। इजलास में तमाम तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि तलबा का एहतजाज रंग लाएगा या नहीं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात का मामले पर बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद इजलास की सदारत करेंगे, जबकि इजलास में बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक हतमी फैसला होगा। पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स में 18 जून से इम्तिहान लिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इम्तिहानात लेने के लिए हतमी शेड्यूल तैयार कर लिया है। शेड्यूल के बारे में बात करेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद, बताइएगा। जी, जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें प्राइमरी स्कूलों के इम्तहानात और जो मिडिल के इम्तहानात लिए जाने हैं वो स्कूलों में उस हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 18 जून से इम्तहानात का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा और ये इम्तहानात 30 जून तक जारी रहेंगे, जबकि इम्तहानात के हवाले से जो रिजल्ट हैं वो 10 जुलाई को जो है वो जारी किए जाएंगे। और इस हवाले से पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो है वो सरकारी स्कूलों के बच्चों को सवालिया पेपर्स फराहम करेगा और ये 6 मज़ामीन के फराहम किए जाएंगे। और ये बाकायदा तौर पर जो है इसके अलावा अगर स्कूल अपनी मर्जी से बाकायदा दीगर मज़ामीन का इम्तहान लेना चाहे तो वो ले सकता है, लेकिन जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन है वो सिर्फ 6 मज़ामीन के पेपर फराहम करेगा और इसके बाद जो है रिजल्ट जो है वो 10 जुलाई को जारी किए जाएंगे। ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। और इस हवाले से बाकी सूबों के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से तालीम इदारों को खोलना है, इम्तहानों का शेड्यूल क्या रहेगा। एक बार फिर से आपको बताएं कि तलबा का एहतजाज रंग लाएगा या नहीं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात का मामले पर बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक हतमी फैसला होगा, जबकि इजलास में तमाम तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। इस इजलास के हवाले से आपको बता रहे हैं और इस इजलास से ही मशरूत है तलबा का एहतजाज, उसका रंग लाना और उसका कोई फ़ायदा होना या ना होना। इस हवाले से आपको बताएं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात के मामले पर बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा और इजलास में तमाम तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। तो तलबा जो एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत के सामने जो उन्होंने मुतालबात रखे हैं, इस तमाम तर सिनेरियो का जो फैसला है वो इस इजलास में किया जाएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी, बताएगा इस इजलास में कौन कौन से अमूर वज़ीर बहस लाए जाएंगे और कौन कौन इस इजलास में शरीक होगा और फैसले कब तक किए जाएंगे? जी देखें, स्कूल खुलने या ना खुलने से मुताल्लिक अहम फैसला भी इस इजलास में होगा, जो कि वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदरत आज 4 बजे होने जा रहा है। और इसमें जो सूबाई वज़राए तालीम है वो भी शिरकत करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए वो शरीक होंगे इस इजलास में। और चूँकि वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद जो थे वो कोरोना के बायस रेस्ट कर रहे थे, तो अब कोरोना नेगेटिव आने के बाद उनका ये पहला इजलास है। इसके अलावा जो इम्तहानात हैं उनकी तारीखों को रद्दोबदल का भी इम्कान है कि हो सकता है उनमें जो है वो 1 माह की तोसी कर दी जाए इस इजलास में। ये अहम इजलास होगा जिसमें 2 जो फैसले हैं वो मुतवक्के हैं। एक तो स्कूलों के खुलने से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा, दूसरा जो इम्तहानात हैं और जिसमें मुकर्रर एक तारीख दी गई है उस पर जायजा लिया जाएगा। और जायजा लेने के बाद चूंकि तलबा की जानिब से बहुत ज़्यादा मज़ामत का सामना करना पड़ा था और तलबा ने जो है वो ऑनलाइन इम्तहानात के हवाले से एहतजाज भी किया था, तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो है वो आज के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। जी अच्छा सगीर, ये बताएगा कि अगर तलबा ये फैसला उनके हक में नहीं आता और तलबा फिर से एहतजाज करते हैं तो इस हवाले से भी एक बंद अमली तय की जाएगी? जी, यकीनी तौर पर जो तलबा का एहतजाज है उसको एक एंगल जो है वो सामने जरूर रखा जाएगा और उसको डिस्कस भी किया जाएगा, क्योंकि तलबा का ये मुतालबा था कि उनकी थ्रू आउट जो है पूरा साल क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं, इसलिए उनके इम्तहानात जो हैं वो भी ऑनलाइन लिए जाएं और वो इस तरह इम्तहानात देने से कासिर हैं। तो इस बात को डिस्कस जरूर किया जाएगा। और लेकिन कभी इम्कान है कि ऑनलाइन इम्तहानात से मुताल्लिक जो तलबा का मुतालबा है उसको शायद तस्लीम ना किया जाए, लेकिन ये ज़राए का कहना है कि हो सकता है कि जो इम्तहानात की तारीखें दी हैं उसमें 1 माह तक जो है वो उसको आगे कर दिया जाए और उसमें रद्दोबदल कर दिया जाए। जी सगीर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध के चेयरमैन बोर्ड्स और सेक्रेटरी एजुकेशन का अहम इजलास। सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात के लिए बोर्ड चेयरमैन ने 2 तजावीज़ पेश कर दी। रवां साल इख्तियारी मज़ामीन और MCQs की तर्ज पर इम्तहानात लिए जाएं, एक ये तजवीज़ भी पेश की गई है। सिंध के चेयरमैन बोर्ड्स और सेक्रेटरी एजुकेशन का अहम इजलास हुआ।
سندھ میں میٹرک اور انٹر امتحانات کے لیے بورڈ چیئرمین نے 2 تجاویز پیش کر دی ہیں اور ان تجاویز کے بارے میں بات کریں گے فیصل خان سے۔ فیصل خان بتائے گا کیا کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں؟ دیکھیں، سیکرٹری تعلیم کے زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا جس میں سندھ بھر کے تمام بورڈز کے سربراہان نے شرکت کی اور اس میں ان سے تجاویز لی گئی تھی کہ آیا اس سال امتحانات لیے جائیں یا نہیں لیے جائیں، اگر لیے جائیں تو کس طریقہ کار پر لیے جائیں، جس پر تمام بورڈز کے سربراہان نے 2 تجاویز جو ہے سیکرٹری تعلیم کو پیش کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو اختیاری مضامین کا یعنی 3 پیپر اگر لینے چاہیں تو صرف ان کے 3 پیپر لے لیے جائیں، جس میں جیسے بایولوجی، کیمسٹری، فزکس انٹر اور میں ہوتے ہیں، اسی طرح میٹرک کے امتحانات میں بھی صرف اختیاری مضامین کا پیپر لیا جائے۔ دوسری تجاویز انہوں نے یہ دی کہ تمام 100% پیپر لیا جائے لیکن وہ MCQs کے طور پر لیا جائے، اس میں تمام پیپر کورس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور MCQs ہوں گے اور بچوں کو اس میں آسانی ہوگی۔ یہ دونوں تجاویز جو ہے وزیر تعلیم سندھ کو پیش کر دی گئی ہیں۔ اب جو وفاقی وزیر تعلیم کے ساتھ وہ صوبائی وزراء کا جو اجلاس ہوگا، میٹنگ ہوگی، اس میں یہ سندھ کی جانب سے تجاویز دی جائیں گی اور اس کے بعد ہی حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ صرف اختیاری مضامین کے پیپر لیا جائے یا پھر MCQs جو 100% سلیبس کا ہوگا اس کا جو ہے پیپر لیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا فیصل خان۔ اور تعلیمی میدان کے بعد رخ کریں گے معاشی میدان کا۔ آئندہ بجٹ میں متعدد شعبوں کو دی گئی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش کر دی گئی۔ تنخواہ دار طبقے کو میڈیکل الاؤنس پر دی جانے والی انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص عظیم۔ وقاص، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران متعدد ایسے شعبے ہیں جن کو انکم ٹیکس کی مد میں 20 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے اور FBR نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ بجٹ میں ان شعبوں کو دی جانے والی یہ ٹیکس چھوٹ ختم کر دی جائے گی۔ یہ تجویز دی گئی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ کو جو میڈیکل الاؤنسز ملتے ہیں، بھاری قسم کے الاؤنسز ہوتے ہیں اور ہر ٹریٹمنٹ کے اوپر لاکھوں روپے کا الاؤنس لے لیا جاتا ہے، اس کے اوپر جو انکم ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے اس کو آئندہ بجٹ میں ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اسی طرح کارپوریٹ ایگریکلچر انکم کے منافع کے اوپر بھی ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبسڈیز کی مد پر جو آمدن ہوتی ہے اس کے اوپر انکم ٹیکس لاگو ہوتا ہے لیکن حکومت نے اس کے اوپر ٹیکس چھوٹ دی ہے، اس کو بھی آئندہ بجٹ میں ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ قبائلی علاقہ جات کے افراد اور کاروبار کو دی جانے والی انکم ٹیکس چھوٹ کو آئندہ بجٹ میں ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بھی تجویز سامنے آئی ہے کہ سوشل سیکورٹی اداروں کو جو انکم ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے اس کے اوپر وہ بھی آئندہ بجٹ میں ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مضاربہ آمدن پر دی جانے والی انکم ٹیکس کی چھوٹ کو بھی آئندہ بجٹ میں ختم کیا جا سکتا ہے، جبکہ LNG ٹرمینلز اور آپریٹرز کو دی جانے والی انکم ٹیکس چھوٹ کو بھی آئندہ بجٹ میں ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ جی وقاص عظیم، بہت شکریہ آپ کا۔ بجٹ کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ سندھ حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کا بجٹ 15 جون تک پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں کورونا کی لہر، فاصلاتی نظام، تعلیم کے لیے اسکیم بجٹ میں شامل ہوں گی، جبکہ سکھر، میرپور خاص، بے نظیر آباد میں وبائی امراض کے اسپتال قائم کیے جائیں گے۔ بات کریں گے آزاد نوڑیوں سے۔ جی آزاد، بتائے گا مزید اس حوالے سے۔ جی بالکل، سندھ بجٹ 2021 اور 2022 جو ہے 15 جون تک پیش کیے جانے کے امکان ہیں۔ اس بجٹ میں کورونا کی لہر، فاصلاتی نظام، تعلیم کے لیے اسکیمز بجٹ میں شامل ہوں گی۔ ای لرننگ پروجیکٹ اور ٹیکنالوجی بیسڈ طریقہ کار تعلیم کی اسکیمز بھی اس بجٹ میں شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 70 ارب روپے کی غیر ملکی امداد سے چلنے والے منصوبے بھی آئندہ بجٹ میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ سکھر، میرپور خاص، بے نظیر آباد میں وبائی امراض کے اسپتال کے قیام کی اسکیمز بھی اس بجٹ میں شامل ہوگی، جس کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز شامل ہے۔ تمام محکموں کے 30% اسکیمز کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں درکار 100% فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں ایمرجنسی اینڈ ٹراما سینٹر کے سیٹلائٹ یونٹس بھی قائم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ماہی پروری، زراعت، فشریز کے شعبوں کے لیے پیکیجز بھی اس اسکیم نئے مالی سال کے بجٹ میں شامل ہیں۔ جی آزاد، بہت شکریہ۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بجٹ 2021 میں کم آمدنی والا طبقہ عمران خان کے نشانے پر ہے۔ PTI حکومت بجٹ میں بھاری ٹیکس لگا کر معمولی تنخواہیں وصول کرنے والوں پر معاشی بوجھ ڈالنا چاہتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ میں عام آدمی کو معاشی طور پر کچلنے کی سازش کو ناکام بنائے گی۔ SPI انڈیکس کے تحت ملک میں پہلے ہی مہنگائی کی شرح 20% کی بلندی کو چھو رہی ہے۔ اگر بدترین مہنگائی کے دور میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکسوں میں جکڑ دیا گیا تو اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں۔ عمران خان امیروں کو امنسٹی اسکیمز دے کر اور غریبوں سے ٹیکس وصول کر کے اپنی عوام دشمنی ثابت کر رہے ہیں، یہ کہا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے۔
नेपरा ने 44 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। आवाम को 4 अरब 40 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। मजीद बात करेंगे अवैस कयानी हमारे से मौजूद हैं। जी अवैस, 44 पैसे फी यूनिट का जो है वो बिजली सस्ती करने की मंजूरी दी गई है। इसमें 4 अरब 40 करोड़ रुपए का जो है वो आवाम को रिलीफ मिलेगा। CPPA ने बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त जो है माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी थी। चेयरमैन नेपरा ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, और जो मेंबरान है उन्होंने भी ये कहा है कि क्वार्टरली जो एडजस्टमेंट टैरिफ जो आगे की दरख्वास्त जो रिव्यू आ रही है उस पर भी जो है हम समाअत करेंगे, और इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उनको कह रहे हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो आवाम है, ताकि उनको सस्ती बिजली जो है वो मुयसर आ सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। और मईशत के बाद बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना मजीद 80 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों में 1843 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.9% रही। मोहलिक वायरस कोरोना के वार थमने का नाम नहीं ले रहे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में 47,183 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,843 नए केस सामने आए। कोरोना से मजीद 80 अफराद लुकमा अजल बन गए। पंजाब में कोरोना के 45, खैबर पख्तूनख्वा में 16, सिंध में 12 और इस्लामाबाद में 1 शख्स जान की बाजी हार गया। आजाद कश्मीर में 4 और बलूचिस्तान में 2 अफराद जान से गए। मुल्क में अब तक कोरोना से 20,930 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि 8,48,685 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। फाल केसेस की तादाद 55,052 हो गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान पर पाबंदी में 30 जून तक तौसी कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना के बाइस पाकिस्तानी मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। इस हवाले से आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान पर पाबंदी में 30 जून तक तौसी कर दी है, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना के बाइस पाकिस्तानी मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। तो जो लोग मुत्तहिदा अरब अमारात जाना चाहते हैं उनको 30 जून तक का मजीद इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान पर पाबंदी में 30 जून तक तौसी कर दी है, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना के बायस पाकिस्तानी मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर रखी है, और कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ही इसमें तौसी कर दी गई है। इस पाबंदी में तौसी कर दी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान पर पाबंदी में 30 जून तक तौसी कर दी है, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना के बायस पाकिस्तानी मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। अंदरूनी मुल्क फ़िज़ाई सफ़र एक बार फिर मुसाफिरों की जेब पर भारी। PIA समेत तमाम निजी एयरलाइंस ने मुसाफिरों को सस्ते किराए पर सफ़र की सहूलत वापस ले ली है। कराची से लाहौर का औसतन एक तरफा किराया एक बार फिर 11,000 रुपये तक पहुँच गया है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि अंदरूनी मुल्क फ़िज़ाई सफ़र एक बार फिर मुसाफिरों की जेब पर भारी पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ीशान अहमद, उनसे जानेंगे। सैयद ज़ीशान अहमद, मज़ीद डिटेल्स दीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना वबा के बायस क्योंकि फ़ज़ाई सफ़र के अंदर कमी वाक़ हुई थी, लिहाजा PIA समेत जो दीगर 3 निजी फ़ज़ाई कंपनियां हैं जो मुल्क में ऑपरेट करती हैं, उन्होंने डोमेस्टिक किरायों में कमी कर दी थी। तकरीबन 40 से 60% तक कमी की गई थी, जिसका मुसाफिरों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। मगर अब एक बार फिर जो है वो एयर ट्रैफिक मामूल पर आ रहा है, लिहाजा PIA समेत जो दीगर निजी फ़ज़ाई कंपनियां हैं उन्होंने औसतन किराया कराची से लाहौर का जो तकरीबन 5,000 साढ़े 5,000 तक पहुँच चुका था, मगर अब दोबारा जो है वो रिवाइज करके 11,000 रुपये तक कर दिया है। और यही जो है वो इस्लामाबाद तक जो कराची से ट्रैवल करते हैं इस्लामाबाद के लिए, उनके लिए भी किराया तकरीबन 11 और 12,000 रुपये के दरमियान पहुँच गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे PSL की। PSL के मामलात सही डगर पर ना आ सके। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से आज अबू धाबी इंतजामिया से मुज़ाकरात होंगे। 16 भारतीय प्रोडक्शन क्रू दुबई के होटल में क्वारंटीन हैं, जबकि भारतीय प्रोडक्शन क्रू को इजाज़त मिलने के बाद इवेंट का आगाज़ 7 जून से हो सकता है। इस पर मज़ीद तफसीलात लेंगे महमूद रियाज से। महमूद, बताइएगा। PSL के अंदर सूरत हाल जो है वो हर घड़ी तब्दील हो रही है। अब ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद अबू धाबी पहुंच चुकी है, लेकिन एक नया मसला पैदा हो गया है कि जो ब्रॉडकास्टिंग क्रू है, जिनमें से ज़्यादातर लोग जो है भारतीय नेशनलिटी के हामिल हैं, वो जो है उन्होंने भारत से सफ़र किया था, रासुल खैमा आए और वहाँ से दुबई की रियासत है, वहाँ से वो अबू धाबी गए, मगर अबू धाबी हुकूमत ने उनका क्वारंटाइन कबूल नहीं किया और उनको अबू धाबी के होटल छोड़ने का कहा गया, जिसके बाद वो 16 रुकनी क्रू इस वक्त दुबई के एक होटल में आइसोलेशन में मौजूद है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अबू धाबी हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। अगर उन 16 क्रूज मेंबर को, जो 16 क्रू मेंबर हैं, उनको इजाज़त मिलती है, अबू धाबी की हुकूमत इजाज़त देती है, तो कहा जा सकता है कि 7 जून से PSL के जो बकिया मैचेज़ हैं उनका इनेकाद हो सकता है। और अगर अबू धाबी हुकूमत इजाज़त नहीं देती तो जहां पर
बहुत ज़्यादा सख्ती है, वहाँ पर आप उस हुकूमत से किसी किस्म की कोई रियायत की तवक्को नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमती सतह पर अबू धाबी हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहा है। आज दोपहर जो है वो उसके बाद जो है अबू धाबी हुकूमत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बातचीत करेगा। अगर अबू धाबी हुकूमत इजाज़त दे देती है क्रू मेंबर्स को कि वो अबू धाबी में काम कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुश्किलात आसान हो जाएंगी, और अगर इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद जो कल एक महमूद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की असेंबली में कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट करार देने की करारदाद मंजूर कर ली गई। किसी रुकन ने करारदाद की मुखालिफत नहीं की। कैलिफोर्निया असेंबली में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का खड़े होकर इस्तकबाल किया गया। कैलिफोर्निया पंजाब में सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों में इस्लाहात के लिए ताउन करेगा। असेंबली में डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर डॉक्टर आसिफ महमूद और अब्दुल जब्बार भी मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद हैं कज़ाफ़ी भट्ट। कज़ाफ़ी भट्ट, एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल जी, बड़ी कामयाबी है, और इस कामयाबी का जो सेहरा है वो बुनियादी तौर पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के सर जाता है, जिन्होंने इस हवाले से रियासत कैलिफोर्निया की असेंबली में बात की और उसके ऊपर फौरन रिस्पांस किए आया कि कैलिफोर्निया की जो असेंबली है उन्होंने इसका बिल असेंबली के अंदर पेश कर दिया, और जितने भी पार्लिमानी लीडर्स थे उन्होंने इस बिल की मुखालफत नहीं की। इसके साथ साथ ये भी तय किया गया कि जहाँ पे दोनों जो रियासत कैलिफोर्निया और पंजाब का जो सूबा है वो ट्विन सिस्टर्स का दर्जा उनको दिया जाएगा, वहीं पर इसके साथ साथ जो तालीम और सेहत का शोबा है इसके अंदर रियासत कैलिफोर्निया जो है वो पंजाब हुकूमत की मदद करेगी। और गवर्नर पंजाब ने इस हवाले से उनका शुक्रिया भी अदा किया, और सिस्टर स्टेट करार देने पर उन्होंने कहा कि दोनों सूबे जो है वो एक दूसरे के तजर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और पाकिस्तान जो है दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, और दुनिया को हमारी जो मुआशी तरक्की है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ हैं उसे तस्लीम करना चाहिए। जी कज़ाफ़ी भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि बात करेंगे पानी बहरान की। कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का धंधा अरूज पर है। डिफेंस व्यू के मकीन भी अपने हिस्से का पानी खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों को गैर कानूनी हाइड्रेंट से टैंकर्स के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। इस पर मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बैग पर आप जो बस्ती देख रहे हैं ये ना तो कराची की कोई कच्ची आबादी है ना ही देही आबादी है। यहाँ पर जो मसाइल हैं ख़ास तौर पर वो पानी का मसला है, और अमूमन पूरे शहर के अंदर यही मसला है। लेकिन ये बस्ती कराची की कदीम बस्ती है, और डिफेंस व्यू यानी कि आप कह सकते हैं कि ये कराची का पोश इलाका है, और यहाँ पर वाटर बोर्ड की पाइपलाइन मौजूद है। वाटर बोर्ड की जानिब से कानूनी पानी इस इलाके के लिए मौजूद है, लेकिन वो पानी इनको गैर कानूनी तौर पर दिया जा रहा है। यानी अमूमन जो बात यहाँ पर लोगों से बात करने के बाद सामने आई वो ये थी कि वाटर बोर्ड की पाइपलाइन यानी कि वाटर बोर्ड की लाइन होने के बावजूद इलाके का ही पानी इलाका मकीन खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। यहाँ पर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का क़याम किया गया है, और उन हाइड्रेंट्स से जो है वो यहाँ पर जो टैंकर्स माफिया है वो पानी लेते हैं और फिर इलाके के अंदर सप्लाई करते हैं। इंकशाफ हुआ है, लोगों का ये बताना है कि यहाँ पर जो टैंकर माफिया है वो 2500 से 3500 तक का जो टैंकर है वो घरों को फराहम करती है, और फिर वो जो टैंकर है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, यानी कि सिर्फ 3 से 4 दिन वो इनका जो है पानी उससे निकलता है, और फिर उसके बाद मज़ीद दोबारा से इनको पानी जो है वो डलवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इलाके के अंदर वाटर बोर्ड की लाइन जो है वो नहीं है, वाटर बोर्ड की जानिब से लाइन मौजूद है, लेकिन उस लाइन को हाइड्रेंट्स माफिया जो है उन्होंने चोरी किया है, और फिर ज़्यादा दूर नहीं अपने ही घरों के अंदर से पानी जो है वो टैंकर माफिया को दिया जाता है। टैंकर माफिया इलाके में जाके सप्लाई करती है। जब यहाँ पर 24 न्यूज़ की टीम पहुंची और हमने हाइड्रेंट के अंदर जाकर जो है वो वीडियो बनाने की कोशिश की और हाइड्रेंट माफिया को बेनकाब करने की कोशिश की, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे कैमरामैन को भी तशद्दुद बनाने का जो है वो बनाने की कोशिश की, और हमें भी यहाँ से काम करने से रोका गया। ताहम जब हमने पुलिस को यहाँ बुलाया, पुलिस हुकाम आए, तो उसके बाद जो है वो यहाँ से टैंकर माफिया जो है वो यहाँ से गए और मामला जो है वो रफा दफा हुआ। लेकिन ज़रूरी है कि इलाके के लोगों के मसाइल को जो है वो सामने लाया जाए, उजागर किया जाए, और हम रहे हैं यही करते रहेंगे। जी बिल्कुल, 24 न्यूज़ अवाम के मसाइल उजागर करने में सबसे आगे रहा है और हमेशा
بازی لے کر گیا ہے۔ کراچی میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس مافیا کو بے نقاب کرنے پر 24 نیوز کی نمائندہ عادیہ ناز کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ 24 نیوز کو کوریج سے روکنے کی کوشش بھی کی گئی، اور یہ کوشش کس طرح سے کی گئی، معاملہ کیا ہوا، ہمارے ساتھ عادیہ ناز موجود ہے جنہوں نے تمام تر کوریج کی اور اس مافیا کو جو ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کی۔ عادیہ ناز بتائے گا، آپ وہاں پر کوریج کر رہی تھی اور 24 نیوز ہمیشہ کی طرح حقائق سامنے لا رہا تھا عوام کے، پھر کیا ہوا وہاں پر، مافیا کے لوگ کس طرح سے پہنچے اور کس طرح سے انہوں نے مزاحمت کی اس پر؟ بالکل، علاقہ مکینوں کی شکایات کے بعد 24 نیوز نے جب واٹر ہائیڈرنٹ مافیا کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی اور وہاں پر میں اور میری ٹیم جو ہے وہاں پہنچے تو ہائیڈرنٹ مافیا جو ہے ہمیں کوریج کرنے سے مسلسل روکتا رہا۔ کچھ لوگ باہر آئے، کیمرہ مین کو جو ہے وہ تشدد کرنے کی، اس کے اوپر تشدد کا نشانہ اس کو بنانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ہمارے کیمرے کو جو ہے وہ ہم سے چھیننے کی باقاعدہ کوشش کی گئی، جس پر ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے کیمرے کو اور ہماری ٹیم کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر مجھے پولیس کی ہیلپ لینا پڑی، میں نے 15 پہ کال کی، اس کے بعد پولیس ہمارے ساتھ وہاں پر آئی اور وہاں پر ہائیڈرنٹ مافیا جو ہے، جو ٹینکر مافیا بھی وہاں پر موجود تھی خاص طور پر۔ دین اس کے بعد جب ہم اندر گئے ہیں، ہائیڈرنٹ کو ہم نے شوٹ کیا ہے تو باہر ان کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے دروازے کو لاک کر دیا، بند کر دیا۔ ہم لوگ اندر تھے اور پھر شور کرنے کے بعد جو ہے ہائیڈرنٹ مافیا کے ہی کچھ لوگ دروازہ کھولنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے۔ ایسے میں 15 کی ٹیم وہاں پر پہنچی، ہم نے تمام صورتحال سے ان کو آگاہ کیا۔ 15 پولیس کا یہ کہنا تھا ہم سے کہ بتایا جائے وہ کون لوگ تھے۔ ہم نے ان کو نشاندہی کی کہ یہاں پر کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں لاک کیا اور پھر اس کے بعد یہاں سے کچھ لوگ ہمیں وہاں سے نکالنے کے بعد فرار بھی ہوئے ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا تھا ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، کارروائی کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سے اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مافیا اسٹل اس گھر کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ واٹر ٹینکرز بھی آ رہے ہیں، واٹر ٹینکرز وہاں سے پانی بھروا رہے ہیں اور بآسانی علاقے کے اندر جا کے اس کو فروخت کر رہے ہیں۔ نتائج جب ہم لوگوں نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا تو لوگ ہمیں باقاعدہ دھمکیاں دے رہے تھے۔ جو واٹر ہائیڈرنٹ عادیہ ناز، آپ نے جرأت کا مظاہرہ کر کے صحافتی اقدار کا مان رکھا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ کیا کراچی میں غیر قانونی ہائیڈرنٹ کے دھندے میں ملوث پولیس ہے؟ ڈیفنس ویو میں لگے غیر قانونی ہائیڈرنٹ کے خلاف FIR موجود، لیکن پولیس کارروائی کرنے سے گریزہ ہے۔ معاملہ کیا ہے جانتے ہیں حبیب خان سے۔ حبیب خان، کیا مسئلہ ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں بلوچ کالونی کے علاقے میں موجود ہوں اور اب سے جو ہے وہ یہاں پہ اس علاقے میں بڑی شکایتیں موصول ہو رہی تھیں کہ پانی کی جو چوری ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف اس وقت جو ہے میرے ہاتھ میں ایک FIR بھی موجود ہے جو کہ مکان نمبر DD36 پہ جو ہے وہ کاٹی گئی تھی۔ 22 اپریل کی یہ FIR ہے جو کاٹی گئی ہے اور اس کے باوجود اس وقت بھی جو ہے وہ اس مکان سے پانی کی جو غیر قانونی سپلائی ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے۔ جب ہم نے موقف لینے کی کوشش کی ہے تو پولیس حکام نے جو ہے وہ ہم سے بات کرنے سے منع کر دیا ہے اور ہمیں نہ ہی بات کرنے سے منع کیا گیا بلکہ اندر جانے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ہمارے کیمرے کو بھی روکا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس افسران جو ہے وہ اس پر بات نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ مقدمہ جو ہے وہ 22 اپریل کو درج کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے لیگل طور پر جو ہے وہ پانی اس علاقے میں بیچا جا رہا ہے۔ واٹر بورڈ کی مدعیت میں اور ان کے افسران کی مدعیت میں یہ مقدمہ جو ہے وہ 22 اپریل کو درج ہوا ہے۔ مکان نمبر D36 پہ یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ تقریباً 1.5 مہینہ گزر گیا ہے اور پانی کی سپلائی مکمل طور پر جاری ہے، لیکن پولیس نے کسی بھی طریقے سے اس پورے معاملے پر نہ صرف موقف دینے سے منع کیا ہے بلکہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ روکا گیا ہے۔ جب موقف کے بارے میں آگاہی لینے کی کوشش کی گئی تو ہمیں اس پہ مکمل طور پر جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے دھندے میں پولیس کس حد تک ملوث ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے ایڈیٹر کرائم 24 نیوز فیصل شکیل۔ فیصل شکیل، FIR موجود ہے لیکن پولیس پھر بھی کارروائی نہیں کر رہی، کیا مافیا کو کسی کی پشت پناہی ہے؟ جی بالکل، پولیس کی پشت پناہی ہے، اسی لیے تو مافیا جو ہے دھڑلے سے یہ غیر قانونی کام کر رہی ہے۔ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پولیس کو جو ہے وہ یومیہ جو ہے وہ 20 سے 25 ہزار روپے یہ مافیا دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تھانے کی سرپرستی میں غیر قانونی کام چل رہا ہے اور صبح 9 بجے سے یہ کام شروع ہوتا ہے، شام 7 بجے تک 100 کے قریب جو ہے وہ ٹینکر بھرے جاتے ہیں اور یومیہ جو ہے وہ 3 لاکھ روپے ان کی انکم ہے جو کہ تقسیم ہوتی ہے، جس میں سے 30,000 کے قریب جو ہے وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں اور علاقے کی جو سیاسی شخصیت ہے اسے بھی جو ہے وہ بھتہ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ مافیا چلا رہی ہے اور علاقے میں جو پانی آنا ہے وہ انہی کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے فیصل شکیل، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ سے اس جمعے کو
4 जून को भी वैक्सीन लगवाने की खुसूसी तलकीन करेंगे और ऐलानात का ये सिलसिला आइंदा खुतबात में भी जारी रखेंगे। तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि पाकिस्तान ने जो कामयाबी अल्लाह की मदद से हासिल की है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, और जो सवाब, जितनी जानें बची होंगी, जो सवाब है उन सारे अच्छी नसीहतों का, वो सवाब के अंदर अल्लाह ताला आपको आपकी मग़फ़िरत का एहतमाम करेगा। और ये कोशिशें हमारी मिलजुल कर जारी रहेंगी इंशाअल्लाह, कि हर मामले के अंदर आपसे मशवरा करके कौम को मस्बत तरफ, कौम की तरबियत हो और एक मस्बत डायरेक्शन में एक की तरफ हम अपनी जुस्तजू, मेहनत और अपनी तकारीर को जारी रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इख्तिताम की बात आप जरूर कर लिए दुआ के साथ। सैयद चिरागुद्दीन शाह साहब से इस्लामाबाद पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीब से खिताब कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि कराची में जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग शहरियों के लिए बवाल जान बन चुकी है। शहरी कहते हैं पार्किंग के नाम पर पैसे बटोरे जा रहे हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि कराची में जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग शहरियों के लिए बवाल जान बन चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी। सौलत जाफरी की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शहर कायद में भत्ता वसूली का नया तरीका सामने आ गया। शहरियों को पार्किंग के नाम पर लूटा जाने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी पार्किंग साइट से मोटरसाइकिल के 20 रुपए और गाड़ियों के 30 से 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। 20-30 जो मिल जाए ले लेते हैं सर। नहीं भी आते थे, काफी लोग तो ऐसे भी आते हैं, देते ही नहीं है सर, अड़ जाते हैं, नहीं है वो है, चलो सर आप जाएं भाई, नहीं दें आप। 20 रुपये लेते हैं पार्किंग, 20 रुपये। यहाँ पर किसी से ज़्यादा नहीं लिए, पता कर लो किसी तकाजा के पर्ची है नहीं, आगे सुपरवाइजर देंगे तो होगा हमारे पास। शहरी इंतजामिया पर फट पड़े, बोले मजबूरन पार्किंग के 20 रुपए देने पड़ते हैं, ना दें तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ी उठा लेती है। ये बिल्कुल भत्ता है और इनकी खुली बदमाशी है। असल में आप कहीं भी पार्किंग करो तो आपको पहली बात ये है कि आपको पर्ची मिलती नहीं है, ठीक है ना, सबके अपने रेट फिक्स हैं। सब जगह ये सिस्टम है, जैसे यहाँ मार्केट है, मार्केट के आगे बाइक लगाओगे तो पैसे देने हैं आपको, वरना बाइक उड़ जाएगी, पैसे नहीं दोगे तो। ये तो अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सहूलतें देना, अगर मार्केटें बनाई हैं तो पार्किंगें भी होनी चाहिए। एसएसपी ट्रैफिक साउथ गुलाम नबी केरियो का कहना है कि इलीगल पार्किंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इंतजामिया को चाहिए ट्रैफिक पुलिस को एतमाद में लेकर पार्किंग अलॉट की जाए। जहाँ भी जिसी भी रोड पे ये पार्किंग एरिया है, कम से कम हमसे ये पूछा जाए। देखें, ये कार्रवाई हम डेली बेसिस पे करते हैं। आप देखते होंगे, ज़रूर आप भी कैमरा देखती होगी कि डेली बेसिस पे हम ये कार्रवाई करते हैं। शहरी कहते हैं इंतजामिया को चाहिए पार्किंग माफिया को लगाम डाले ताकि लूट मार का बाजार बंद हो सके। कैमरामैन कामरान खान के साथ सौलत जाफरी, 24 न्यूज़, कराची। और इसी बारे में मजीद बात करें, कराची के शहरी सालाना 3 अरब रुपए पार्किंग के नाम पर भत्ता देने पर मजबूर हैं। ये भत्ता किस किस को जाता है, इसकी तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ सुहेल शब्बीर। जी सुहेल। को इस टाइम तकरीबन चारों तरफ से मुख्तलिफ माफियाज ने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। अगर हम बात करें पार्किंग माफिया की, तो पार्किंग माफिया रोजाना की बुनियाद पर कराची शहर से इलीगल तौर पर जो है वो 1 करोड़ रुपए कलेक्ट करती है, जिसका तखमीना अगर सालाना तौर पर लगाया जाए तो ये 3 अरब रुपए के करीब की रकम बनती है, जो कराची शहर से गैर कानूनी तौर पर जो है वो इकट्ठी की जाती है। हमारी बात हुई है केएमसी के हुक्काम से, तो उनका कहना यह है कि केएमसी में तकरीबन 33 से 34 मकामात ऐसे हैं जहां से केएमसी बराह रास्त खुद जो है वो पार्किंग की फीस वसूल करती है, जिसका तखमीना जो है वो सालाना तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए बनता है, क्योंकि इसकी बिडिंग की जाती है, इसका ठेका दिया जाता है और उसकी यकमुश्त जो है वो रकम केएमसी के अकाउंट्स में आ जाती है। जबकि 250 से ज़ायद ऐसे मकामात हैं जहां पर गैर कानूनी तौर पर वहां से पैसे वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी रिंग रोड फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की पेशरफ, साबिका मेंबर कमेटी के इख्तलाफी नोट का जवाब कन्वीनर कमेटी सैयद गुलजार हुसैन शाह ने लिख दिया। इस स्टोरी के हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बात करेंगे ट्रैफिक सूरत हाल की। कराची में पार्किंग माफिया के सामने ट्रैफिक पुलिस भी बेबस दिखाई देती है। एसएसपी साउथ ट्रैफिक के दफ्तर में मौजूद हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे, आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। साउद बिन मुर्तज़ा से मजीद जान लेते हैं ट्रैफिक सूरत हाल के बारे में। साउद बिन मुर्तज़ा, मजीद बताइएगा।
जी बिल्कुल, कराची में पार्किंग माफिया का राज है और इसी की वजह से कराची के शहरी तो परेशान होते ही होते हैं, जिसकी वजह से एक ट्रैफिक जाम की भी सूरत जो है शहर में दिखाई देती है। मैं इस वक्त सरवर शहीद रोड पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे कैमरामैन आपको दिखाएं कि पार्किंग मोटरसाइकिल की गई सिंगल लेन में, क्योंकि रोड इतना बड़ा नहीं है, तो उसके बाद जब फुटपाथ था उस पर भी जो है पार्किंग कर दी गई है। जो मोटरसाइकिल सवार आते हैं उनकी जगह नहीं बनती तो उनकी बाइकें यहाँ पर फुटपाथ पर खड़ी कर दी जाती हैं। यहाँ से अभी ही ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिलें उठाई हैं, लिफ्ट की हैं और यहाँ से मुंतकिल कर दी हैं जहाँ पर उनके चालान होंगे और उसके बाद मालकान के हवाले की जाएगी। इसके बावजूद शहरी जो है दोहरी अजियत के शिकार होते हैं, क्योंकि उनको बाइक पार्क करना भी लाजमी होती है और उसके बाद यहाँ से बाइक लिफ्ट भी हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि ये जो पार्किंग जो है जो इमारतें बनती हैं उसके अंदर एक प्रॉपर पार्किंग की जगह होनी चाहिए, वहाँ पर मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ पार्क होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की जगह नहीं बनाई जाती, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना शहरियों को ही करना पड़ता है और उसके बाद ट्रैफिक जाम होता है तो ट्रैफिक पुलिस भी परेशानी का सामना रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में पार्किंग माफिया के सामने ट्रैफिक पुलिस भी बेबस दिखाई देती है। एसएसपी साउथ ट्रैफिक के दफ्तर में मौजूद हैं सौलत जाफरी, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। सौलत बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर इलीगल पार्किंग साइट्स चलाई जा रही हैं। इलीगल पार्किंग साइट से ट्रैफिक सेक्शन के लोगों को कितना जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी ट्रैफिक साउथ जनाब गुलाम नबी केरियो साहब। जो पार्किंग जो है इससे पुलिस को प्लस ट्रैफिक को ये डिफ़िकल्टीज तो आ रही हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आसानी से इनको ट्रैफिक को भी गुजारें और ये इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट हम ना करने दे जाए। और जो जिनको परमिशन मिली हुई है हम कोशिश करें, हम उनसे बात करें कि इनको रिवाइज़ करें कि कहाँ ये पार्किंग होनी चाहिए, कहाँ ये नहीं होनी चाहिए। बाकी ये जो डबल पार्किंग है इसको हम ख़त्म करते हैं, डेली बेसिस पे हम कार्रवाई करते हैं। बड़ी गाड़ियाँ जो चौकस हम कहते हैं वो चलती रहती हैं, वो जो डबल रो में बाइकें होती हैं, कारें होती हैं, उनको उठाती रहती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहती है। जी बिल्कुल, इनसे हमने बात करी और उनका यही कहना था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लीगल पार्किंग माफिया का शुक्रिया। पुलिस और मुखालिफिन से बचने के लिए नौजवान बुर्का पहनकर अदालत पहुंच गया। फराज नामी नौजवान ने पसंद की शादी की, जिस पर लड़की के वालिदैन ने उस पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस और मुखालिफिन से बचने के लिए नौजवान बुर्का पहनकर अदालत पहुंच गया। बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज सेशन कोर्ट में बड़ा ये एक ड्रामाई अंदाज के अंदर एक नौजवान की एंट्री हुई और उसकी हरकत जो थी वो मशकूक जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने उस बुर्का पोस्ट को चेक किया तो वो लड़का निकला और जब उससे तहकीकात की गई तो उसने बताया कि उसने पसंद की शादी निशा के इलाके में कर रखी थी, जिससे लड़की के पेरेंट्स ने उसके ऊपर अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था और अब वो अपनी पूरी जमानत करवाने के लिए अदालत पहुंचा था, जिसमें उसको डर था कि अगर वो वैसे आता है तो पुलिस गिरफ्तार करने की या लड़की के पोता जो है उसको जान से मार देंगे। तो इन दोनों से बचने के लिए जी इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। बाखबर 24 घंटे।